हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5th का थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड यूनिट का थर्ड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को दर्शाने के लिए इनकी चिन्ह की परिपाटियाँ यानी कि संकेत पद्धतियाँ तथा चिन्ह की परिपाटियाँ। स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को दर्शाते हैं तो उसके लिए कुछ नियम हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, और इन नियमों के द्वारा हम किसी भी सेल को जब हम दिखाते हैं अथवा दर्शाते हैं यानी शो करते हैं साइन कन्वेंशंस के द्वारा, तब हम आसानी से उस सेल को उसमें उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रोड और सभी तरह की फेजेस, सॉलिड, लिक्विड, गैशियस फेजेस के बारे में हम इजीली समझ पाते हैं। तो सबसे पहला नियम है साइन कन्वेंशन का कि वह इंटरफेस जहां विभवांतर विद्यमान रहता है, यानी कि वह सरफेस या इंटरफेस जिस पर विभवांतर विद्यमान रहता है, उसको हम एक खड़ी रेखा खींचकर प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डेनियल सेल पढ़ा था। डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड जो है वह जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के संपर्क में रहता है, यानी जिंक आयन के संपर्क में रहता है, और कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर आयन के संपर्क में रहता है। अतः हम ये जो विभवांतर की इंटरफेस है उसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं: जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक आयन, जिंक 2 पॉजिटिव आयन, एंड कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। इस प्रकार से हम इसको खड़ी रेखा के द्वारा शो कर सकते हैं। दूसरा इसका रूल है कि यदि धातु, मेटल अथवा मेटल आयन एवं अधातु अथवा अधातु आयन, यानी धातु मेटल या मेटल आयन एवं नॉन मेटल व नॉन मेटल आयन अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन के हों, यानी धातु और धातु आयनों की सांद्रता भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट कंसंट्रेशंस के विलयन में उपस्थित हो, यानी कि इनकी सांद्रता भिन्न भिन्न हो, अथवा भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट के विलयनों में उपस्थित हों, तो इन्हें सीधे एक दूसरे के यदि संपर्क में होते हैं तो हम यदि भिन्न भिन्न कंसंट्रेशन के धातु धातु आयन अथवा अधातु आयन विभिन्न सांद्रता के विलयन के डायरेक्ट संपर्क में हो, यानी सीधे संपर्क में होते हैं, तो इनके सूत्रों अथवा प्रतीकों के मध्य एक खड़ी रेखा खींच देते हैं, एक सीधी लाइन खींच देते हैं। जैसे कॉपर आयन कॉमा सिल्वर आयन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक खड़ी रेखा खींच देते हैं। और फॉर एग्जांपल, हमने यह देखा कॉपर आयन एवं सिल्वर आयन के मध्य खड़ी रेखा खींच दी, तथा यह दोनों डायरेक्ट संपर्क में हैं, इसलिए इनके बीच में हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है जिसकी A1 एक्टिविटी यानी A1 सक्रियता का सॉल्यूशन है, तथा सिल्वर नाइट्रेट का दूसरा सॉल्यूशन जो कि A2 सक्रियता का है, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है दोनों इलेक्ट्रोलाइट, तो इनके मध्य में हमने खड़ी रेखा यानी सीधी रेखा खींच देते हैं या खड़ी रेखा बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो प्लेटिनम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजन आयंस का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं: प्लेटिनम एक सीधी लाइन एंड H2 एक सीधी लाइन एवं H पॉजिटिव। इसी तरह से क्लोरीन इलेक्ट्रोड है, यानी क्लोरीन गैस का जो इलेक्ट्रोड है उसको हम किस प्रकार से शो करते हैं: प्लेटिनम, क्लोरीन गैस एंड क्लोराइड आयन, और दोनों के बीच में खड़ी रेखा। तो यदि आवश्यक हो तो पदार्थों की भौतिक अवस्था भी हम साथ साथ फिजिकल स्टेट भी दर्शा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिंक आयन इलेक्ट्रोड जो है, तो जिंक इलेक्ट्रोड सॉलिड स्टेट में हम लेते हैं, अतः इसके नीचे हम एस सॉलिड अवस्था को शो कर देते हैं। और चूंकि जिंक आयन का जो सॉल्यूशन होता है वो जलीय सॉल्यूशन होता है, एक्वस होता है, इसलिए हम इसके नीचे AQ लिख देते हैं, एक्वस। और चूंकि ये दोनों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, इसलिए इनके बीच में एक खड़ी रेखा हम खींच देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से AgCl इलेक्ट्रोड, Ag यानी सिल्वर का इलेक्ट्रोड सॉलिड स्टेट में है,
तो Ag सॉलिड, और AgCl का जो सॉल्यूशन है वो AgCl का जो सॉल्यूशन है नहीं, AgCl की इस पे लेयर चढ़ी हुई होती है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है तो इस पर भी हमने एस सॉलिड इसके नीचे की तरफ लिख दिया है। तथा क्लोराइड आयन के सॉल्यूशन में ये है दो इलेक्ट्रोड जो है ये डिप है, और क्लोराइड आयन का जलीय विलयन है, इसलिए क्लोराइड के नीचे एक्वस लिख देते हैं, और इन दोनों को हम एक खड़ी रेखा के द्वारा पृथक कर देते हैं, सीधी लाइन के द्वारा पृथक कर देते हैं। तीसरा जो इसका रूल है वो इस प्रकार है कि यदि इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफरेंट कंसंट्रेशन के विलयन हो, यदि इलेक्ट्रोलाइट के विलयन की कंसंट्रेशंस डिफरेंट हो यानी भिन्न भिन्न हो, और विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के जो विलयन हैं वो यदि एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं हो यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो, बल्कि या तो सॉल्ट ब्रिज हो, इनके बीच में क्या हो, या तो सॉल्ट ब्रिज हो अथवा पोरस पॉट के माध्यम से यानी सरंध्र पात्र के माध्यम से यदि ये संपर्क में हो। जैसा कि हमने डेनियल सेल में देखा था कि डेनियल सेल में जिंक जो इलेक्ट्रोड था वो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ था, और कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ था, और जिंक इलेक्ट्रोड जो कि जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ था, इसको हमने एक अलग सरंध्र पात्र में हमने लिया हुआ था। तो यह सरंध्र पात्र के द्वारा कॉपर इलेक्ट्रोड या कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोड के द्वारा यह अलग था, सेपरेट था, पृथक था। इसलिए हमने इस डेनियल सेल को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, दो खड़ी रेखाओं के द्वारा यानी दो सीधी लाइन के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यदि कोई दो इलेक्ट्रोड या दो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन, विभिन्न सांद्रताओं के इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन या विभिन्न सांद्रताओं के इलेक्ट्रोड्स आपस में सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से पृथक हो अथवा पोरस पॉट यानी कि सरंध्र पात्र के माध्यम से पृथक हो, तो उन दोनों के मध्य दो खड़ी रेखाएं हम खींच देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि यह जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं यह आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, सीधे संपर्क में नहीं है। फॉर एग्जांपल जिंक आयन इज सेपरेटेड बाय कॉपर आयन, और दो खड़ी रेखा है तो इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज या पोरस पॉट जो होता है यह उपस्थित होता है, तो यह गैल्वेनिक सेल का निशान है। इसी तरह से हमने देखा कि जैसे AgNO3 का सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन की सांद्रता इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता एक्टिविटी A1 है, और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की दूसरे AgNO3 के विलयन की एक्टिविटी A2 है, अर्थात सांद्रता A2 है। तो और ये दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, एक सॉल्ट ब्रिज के द्वारा यदि ये पृथक हैं तो हम इनके बीच में दो खड़ी रेखाएं यानी दो सीधी लाइन खींच देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जहाँ कहीं भी सेल के बीच में दो खड़ी रेखाएं देखेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि इस सेल में सॉल्ट ब्रिज अथवा पोरस पॉट के माध्यम से दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो पृथक्कृत हैं। चौथा जो इसका नियम है वह क्या है, चौथा नियम बताता है कि कंप्लीट सेल को प्रदर्शित जब हम करते हैं, अभी तो हमने इलेक्ट्रोड्स के लिए नियम पढ़े, अब जब हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को साथ में लिखेंगे यानी संपूर्ण सेल को जब हम प्रदर्शित करेंगे कंप्लीट सेल को, तो उसमें इसका नियम है कि एनोड को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। तो इनको प्रदर्शित करते वक्त एनोड को जिस पर कि इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में प्रवेश करते हैं, एनोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में यानी आउटर सर्किट में प्रवेश करते हैं, यह हमने डेनियल सेल में पढ़ा था। और इस एनोड को हम हमेशा बाईं ओर लिखते हैं, अर्थात जिस तरफ ऑक्सीडेशन होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम बाईं ओर प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन उसी पर होगा जो कि एनोड होगा, जो कि जिस पर कि एनोडिक अभिक्रिया होगी। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है अथवा वह इलेक्ट्रोड जो कि एनोड का कार्य करता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तथा कैथोड को हम यानी जिस पर रिडक्शन होता है जिस इलेक्ट्रोड पर, उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिससे इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर प्रवेश करते हैं, इन सेल के इनसाइड जाते हैं, और एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिससे इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ यानी आउटर सर्किट में जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह इसका एक रूल पढ़ा
कि जो एनोड है, एनोड को यहाँ यानी जहाँ ऑक्सीडेशन होता है जिस इलेक्ट्रोड को उसको हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे और कैथोड को हम हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल डेनियल सेल, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। डेनियल सेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड थे। एक तो जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ था, तथा कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ था। और जिंक का इलेक्ट्रोड जो जिंक सल्फेट के विलयन में जो डूबा हुआ था वह कॉपर के इलेक्ट्रोड के द्वारा जो है एक पोरस पोर्ट के द्वारा यानी सरंध्र पात्र के द्वारा पृथक्कृत था। इसलिए पृथक्कृत था तो सरंध्र पात्र के द्वारा ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं ये पृथक्कृत थे, इसलिए हमने इनके बीच में दो खड़ी लाइन यानी दो सीधी लाइन खींच दी थी। ठीक है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन जो था जिंक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कॉपर की तुलना में ज़्यादा थी, अतः जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज ज़्यादा करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति जिंक इलेक्ट्रोड की ज़्यादा थी कॉपर इलेक्ट्रोडों की तुलना में। तो जब हमने जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को एक वायर के द्वारा जोड़ दिया था और वोल्ट मीटर के द्वारा जोड़ दिया था, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिंक इलेक्ट्रोड पर उपस्थित थे, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड की ज़्यादा प्रवृत्ति थी जिंक आयन में बदलने की। अतः इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ हुआ, और चूंकि जिंक से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर आउटर सर्किट में गया, अतः जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का कार्य किया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। अतः चूंकि जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य कर रहा है, तो हमने इस इलेक्ट्रोड को यहाँ डेनियल सेल में LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था। लेफ्ट हैंड साइड जो है इलेक्ट्रोड की वह ये है, तो इसमें हमने जिंक इलेक्ट्रोड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। और चूंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है इस पर रिडक्शन होता है, तो इसको हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। तो और इसकी एक यह हमने रूल भी बताया था कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हम किनारे पर लिखते हैं, और जिस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रोड्स डिप्ड हैं यानी डूबे हुए हैं, जिन आयनों के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, उन आयंस को हम जो है वो इलेक्ट्रोड के बाद में लिखते हैं। अर्थात कॉपर इलेक्ट्रोड जो कि सॉलिड है, उस कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने कोने में यानी लास्ट में किनारे पर लिखा, और कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर आयनों के सॉल्यूशन में डिप्ड है, तो किनारे पर कॉपर आयन और उसके पास में अंदर की तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड किनारे पर और कॉपर आयनों का सॉल्यूशन उसके अंदर की तरफ। ठीक है। तो इस तरह से हम इनको इलेक्ट्रोड्स को प्रदर्शित करते हैं। और अब यह नेक्स्ट जो रूल है वह क्या बताता है कि हमें यह दर्शाना है कि लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड तो ऋणात्मक है और राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड जो है वह धनात्मक है। यदि हमें यह दर्शाना है कि लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड तो क्या है, ऋणात्मक है, और राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड धनात्मक होता है, तो हम ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह भी इन पर लगा सकते हैं। हमने क्या कहा कि अगर हमें यह शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड तो ऋणात्मक है, नेगेटिव है, अतः हम इस पे नेगेटिव चिन्ह लगा देते हैं, और राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड धनात्मक है, अतः हम इस पे पॉजिटिव चिन्ह लगा देते हैं। तो दोनों पर हम ये साइन कन्वेंशन भी यानी ये चिन्ह की परिपाटी भी हम इस पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों को हम कभी कभी क्रमशः एनोड व कैथोड के ऊपर भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार जिंक इलेक्ट्रोड जिंक आयनों के सॉल्यूशन में डिप हुआ, और यह एनोड है इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, और चूंकि कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर आयनों के सॉल्यूशन में डिप्ड है, और चूंकि यह कैथोड है इसलिए इसको राइट हैंड साइड में लिखा। और ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड आपस में एक पोरस प्लॉट के द्वारा पृथक्कृत हैं दोनों के सॉल्यूशंस, इसलिए हमने इनके बीच में दो खड़ी लाइनें लिखी। और जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को हम चूंकि हमेशा इलेक्ट्रोड को किनारे की ओर लिखते हैं, इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने सेल जो नोटेशन है यानी सेल का जो अंकीकरण है, उन सेल को जिस तरह से हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं उसमें हमने दोनों को किनारे की तरफ लिख दिया, और ये जिन आयनों के सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं उन आयनों को इनके आगे की तरफ हमने लिख दिया। और चूंकि विभवांतर यहाँ यानी यह जो इंटरफेस है यहाँ
विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अतः इस इंटरफेस को हमने एक खड़ी लाइन के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेल को कंप्लीटली प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, अतः यहाँ इसके ऊपर हमने नेगेटिव लगा दिया, और कॉपर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, अतः इसको हमने पॉजिटिव शो कर दिया। अगला जो रूल है वह अगला रूल क्या है कि सेलों का विद्युत वाहक बल चूंकि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ईएमएफ का मान यानी सेल का विद्युत वाहक बल का मान टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, विद्युत अपघट्य की कॉन्सेंट्रेशंस यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशंस पे भी डिपेंड करता है, और इन कॉन्सेंट्रेशंस को हम एक्टिविटी कहते हैं यानी सक्रियता कहते हैं। और यदि गैसीय इलेक्ट्रोड है तो गैसों के दाब पर भी निर्भर करता है। अतः संपूर्ण जो सेल डायग्राम है, सेल डायग्राम को लिखने में हम इनका भी उल्लेख करते हैं यानी इनको भी प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे हमने ये जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल का ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये जो डेनियल सेल है इसमें जिंक इलेक्ट्रोड जिन जिंक आयनों के विलयन में डूबा हुआ है, उन जिंक इलेक्ट्रोलाइट की यानी उन आयनों की सक्रियता यानी उनकी इस इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता, जिंक सल्फेट की सांद्रता कितनी है 0.35 है। तो हमने जिंक आयनों की सांद्रता के आगे ए एक्टिविटी इज इक्वल टू 0.35 को भी दर्शा दिया है। और इसी तरह से जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, यह कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर आयनों के विलयन में डूबा हुआ है, और इन कॉपर आयनों यानी कॉपर सल्फेट की सांद्रता कितनी है, यहाँ एक्टिविटी है, इनकी सक्रियता है 0.49। तो इसकी एक्टिविटी को भी हमने यहाँ शो कर दिया। और कितना टेम्परेचर है, इस सेल को हमने कितने टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, यह रूम टेम्परेचर है 298 केल्विन, तो हमने इसको यहाँ पे भी शो कर दिया है। इसी प्रकार से दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं गैसीय इलेक्ट्रोड का, कि जैसे हाइड्रोजन का गैसीय इलेक्ट्रोड है। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड गैसीय इलेक्ट्रोड होता है उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम का हमारा इलेक्ट्रोड होता है, और उस पर हाइड्रोजन गैस जो होती है वह हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होती है। और इस हाइड्रोजन गैस का कितना प्रेशर है, इसका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो हमने ब्रैकेट में इसको शो कर दिया। और यह कौन से आयनों के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, यह H आयनों के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, H पॉजिटिव आयन यानी HCl के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। और इस HCl की सांद्रता कितनी है, इस HCl इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता यानी एक्टिविटी है 0.9, तो हमने इसको यहाँ शो कर दिया है। और चूंकि यह इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड से सॉल्ट ब्रिज यानी लवण ब्रिज अथवा पोरस पॉट के द्वारा यह पृथक है यानी स्वतंत्र पात्र के द्वारा पृथक है, इसलिए हमने इसमें 2 खड़ी लाइनें प्रदर्शित कर दी हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है यह सिल्वर इलेक्ट्रोड है, और सिल्वर इलेक्ट्रोड में जो सिल्वर का इलेक्ट्रोड है वह सिल्वर के आयंस में डिप है, और सिल्वर का आयंस जो होता है Ag पॉजिटिव है। और इस सिल्वर आयनों की सांद्रता यानी इस इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता कितनी है, इसकी एक्टिविटी 1 है, तो यहाँ हमने एक्टिविटी को भी शो कर दिया है। और यह इलेक्ट्रोड यानी यह सेल कितने टेम्परेचर पर उपस्थित है, यह 298 केल्विन पर उपस्थित है, तो हमने इसको भी यहाँ शो कर दिया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेल को हम इस तरह से लिखते हैं, सेल की इक्वेशन को, सेल की समीकरण को, सेल डायग्राम को इस प्रकार से शो करते हैं कि उसकी हर चीज़ हमें वहीं समझ में आ जाए कि क्या क्या किन किन आयनों के सॉल्यूशन में डिप है, कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, और कितनी आयनों की सांद्रता है, सॉल्ट ब्रिज है या नहीं है, ईएमएफ कहाँ डेवलप हो रहा है, यह सभी इंटरफेस का हम सरफेस का बता देते हैं कि कहाँ विद्युत वाहक बल डेवलप हो रहा है। तो इन सभी जानकारियों को हम केवल एक आरेख में प्रदर्शित कर देते हैं। तो इस प्रकार से यह साइन कन्वेंशंस है। और आज का यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।